हाँ जी विद्यार्थियों, नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन आप सभी का ऑनलाइन यूट्यूब चैनल स्टडी बाय अरुण पर। प्रिय विद्यार्थियों, सभी बीए प्रथम वर्ष के विद्यार्थी, सभी बीएड प्रथम वर्ष के विद्यार्थी जो इस वीडियो लेक्चर को देख रहे हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। साथ ही वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि आपको ध्यान है, बीए प्रथम वर्ष के सेकंड सेमेस्टर इतिहास विषय का अपन अध्ययन कर रहे हैं और इतिहास विषय के अंतर्गत जो है हम गुप्तकालीन प्रशासन की बात कर रहे थे। पिछला वीडियो लेक्चर जो है गुप्तकालीन प्रशासन से संबंधित था। गुप्त काल के प्रमुख राजाओं की चर्चा हमने कर ली है जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है और विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में भी जिनके ये टॉपिक लगते हैं गुप्त काल से संबंधित है, वो भी लोग इस वीडियो लेक्चर को जो देख सकते हैं और बेनिफिट उठा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है गुप्त काल हम पढ़ रहे हैं, जो आपके पहले पेपर की पहली यूनिट है गुप्त काल। और गुप्त काल के अंतर्गत जो है आज का हमारा जो टॉपिक है वो रहेगा गुप्तकालीन अर्थव्यवस्था और समाज। गुप्त काल में अर्थव्यवस्था कैसी थी, यानी कि लोग जो है उनके इनकम का सोर्स क्या था, वो किस तरह का भोजन करते थे, क्या खाते थे, किस तरह से रहते थे, वो सारी चीज़ें, सामाजिक जीवन उनका, उन सिक्के किस प्रकार के चलते थे, ठीक है, उनका जीवन निर्वाह का साधन क्या था, व्यापार वाणिज्य किस प्रकार का था, ये सारी की सारी जो बातें हैं वो आज अपन इस टॉपिक के अंतर्गत जो है डिस्कस करने वाले हैं, गुप्तकालीन अर्थव्यवस्था। तो पहले अर्थव्यवस्था की बात करते हैं, फिर अपने समाज की बात करेंगे। ठीक है, तो पहले अपन अर्थव्यवस्था की बात करते हैं विद्यार्थियों। तो आप हेडिंग डाल लें गुप्तकालीन अर्थव्यवस्था। पहले आप हेडिंग डाल देंगे गुप्तकालीन अर्थव्यवस्था। देखिए, अर्थव्यवस्था की बात करते हैं तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि राजा जो है वो सर्वे सर्वा होता था, यानी कि जमीन जितनी भी थी गुप्त काल के अंदर, लोगों के पास, कृषकों के पास जमीन थी, उन जमीनों के स्वामी कृषक तो थे, लेकिन कृषकों से भी ऊपर पूरी जमीन का मालिक कौन होता था? राजा होता था। यानी कि जमीन का जो स्वामी था, संपूर्ण भूमि का जो स्वामी है विद्यार्थियों, संपूर्ण भूमि का स्वामी कौन था? राजा था। उस समय जो भी गुप्तकालीन शासक था वही संपूर्ण भूमि का स्वामी कहलाता था। तो संपूर्ण भूमि का स्वामी कौन था? राजा, या आप राजन कह सकते हो, ठीक है, सम्राट कह सकते हो। ये जो है संपूर्ण भूमि के स्वामी थे। अगर हम टैक्स की बात करें कि उस समय कर जो था विद्यार्थियों वो कितने परसेंट था, तो कर जो था पूरी भूमि का, पूरी जमीन का, जो फसल उत्पादित होती थी उस फसल उत्पादन के होने के बाद में लगभग 1/6 से 1/4 जो था ये आपके टैक्स लिया करते थे, वो राजस्व लिया करते थे। यानी 1/6 से 1/4 क्या था? भू राजस्व, राजस्व था। गुप्त काल के अंदर अगर भू राजस्व की बात करें कि भाई जमीन का टैक्स कितना लेते थे, भाई फसल हो गई है तो राजा के पास पैसे कहाँ से आएंगे? राजा के पास तो इनकम का सोर्स जो है वो राजस्व है, यानी कि राज्य से जो आय प्राप्त होगी वही राजस्व कहलाता है। तो राजा को राजस्व कैसे मिलता था? किसानों से जो है टैक्स लेकर के जो है राजा को क्या मिलता था? पैसा मिलता था, और उसी से जो है राजकोष में पैसे आते थे। वर्तमान में भी ऐसा ही है, हमारी सरकार के पास पैसे कहाँ से आएंगे? हमारी सरकार विभिन्न योजनाएं चलाती है, तो उन योजनाओं के लिए बहुत सा खर्चा करती है, चाहे वृद्धों के लिए योजना है, वृद्ध पेंशन है, किसानों के लिए कोई पेंशन की स्कीम है, या फिर बच्चों के लिए कोई स्कॉलरशिप है, छात्रवृत्ति वगैरह है। तो ये सारा पैसा कहाँ से आता है? ये सारा पैसा हमारा ही होता है। हम जो भी चीज़ें खरीदते हैं बाजार से, मार्केट से, जो भी चीज़ें अपन परचेज करते हैं, तो उसके ऊपर अपने को टैक्स देना पड़ता है, कर देना पड़ता है, और वही कर जो है इकट्ठा होकर के राजस्व बन जाता है, और उसी राजस्व में से जो है सरकार क्या करती है? खर्चा करती है, विभिन्न योजनाओं के ऊपर खर्चा करती है, साथ ही विभिन्न कर्मचारियों की तनख्वाह वगैरह जो है वो भी सारा उसी में से दिया जाता है। समझ गए? तो इसका मतलब उस समय भी जो है टैक्स दिया करते थे, और टैक्स देना कोई नई बात नहीं है, अभी भी अपन लोग जो है टैक्स दे रहे हैं। आप कोई भी, अगर आप 1 रुपए की चॉकलेट भी अगर आप लेकर आ रहे हैं दुकान से, तो चॉकलेट के रैपर को देखना आप पलट के, उसके ऊपर लिखा होगा कि इतना % टैक्स इसके ऊपर लगा है। आप बिस्किट का पैकेट लेके आते हैं तो उसको भी आप देखना पलट के, वहाँ भी टैक्स लिखा हुआ होगा, है ना, कि ये टैक्स है इसका। चलिए, तो ये था कर। 1/6 से 1/4 तक जो है भू राजस्व जो है विद्यार्थियों उस समय लिया जाता था। अब जो है कुछ कर थे, उन करों की बात कर लेते हैं कि उस टाइम में कौन कौन से कर प्रचलित थे। तो करों की बात करते हैं विद्यार्थियों। करों का प्रचलन, करों की बात कर लेते हैं। कुछ कर थे तो उन करों के अंदर आप जो है नंबर डाल लें। एक नंबर डालते हैं सबसे पहले उद्रंग। उद्रंग, उद्रंग एक कर का प्रकार है।
दूसरा, पहले मैं करों के नाम लिख लेता हूँ, फिर उसको एक एक को मैं जो है आपके सामने बताऊंगा। देखिए, पहला कर है उद्रंग, दूसरा है विद्यार्थियों ऊपरी कर, ऊपरी कर ये भी एक कर है। तीसरा है विद्यार्थियों भाग, भाग। चौथा है भोग, ठीक है, भाग भोग, ये सारे के सारे टैक्स हैं, उस समय राजा लिया करते थे। अगला बात करते हैं विद्यार्थियों, और अगला जो कर का प्रकार है वो है आपके भूतोपांत प्रत्यय, भूतोपांत प्रत्यय, ये भी एक टैक्स का ही प्रकार है। ये कहाँ से भूत आ गए, भूतोपांत प्रत्यय, बात करेंगे इसके बारे में। अगले कर की बात करते हैं विद्यार्थियों, भूतोपांत प्रत्यय के अलावा जो आपके कर हैं उसमें आपके आता है एक शुल्क, शुल्क नाम का जो कर है वो भी इसके अंतर्गत आता है। चलिए अब अपन एक एक की बात कर लेते हैं। देखिए, उद्रंग नामक जो कर है विद्यार्थियों, वो स्थायी किसानों से लिया जाता था। स्थायी किसान, स्थायी किसानों से लिया जाने वाला कर, ऐसे पूरा लिखेंगे आप, स्थायी किसानों से लिया जाने वाला कर, ठीक है। स्थायी किसान का मतलब है ऐसे किसान जिनकी भूमि निश्चित थी और उस निश्चित भूमि के ऊपर जो है वो अपनी फसल को उगाया करते थे और अपना पालन पोषण अपने परिवार का किया करते थे और राजस्व चुकाते थे सरकार को। तो वो जो स्थायी किसान थे, भूमि के मालिक, उनके द्वारा जो टैक्स दिया जाता था उसे क्या कहते थे, उद्रंग कहा जाता था। आगे बात करते हैं ऊपरी कर। ऊपरी कर मतलब एक ऐसा टैक्स है जो कि अस्थायी किसानों से लिया जाता था। अस्थायी, अस्थायी किसानों से लिया जाने वाला जो कर है विद्यार्थियों, उसे कहा जाता था ऊपरी कर, ठीक है। अस्थायी किसान का मतलब ऐसे किसान जिनकी कोई निश्चित भूमि नहीं थी, निश्चित उनका भूभाग नहीं था, बल्कि वो स्वयं किसी दूसरों के खेतों पर या दूसरों की जमीनों के ऊपर जाकर के जो है खेती किया करते थे, उन्हें हम कह सकते हैं अस्थायी किसान, ठीक है। स्थायी नहीं थे, अस्थायी थे। तो ये जो कर दिया करते थे वो कर कहलाता था ऊपरी कर। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं भाग। भाग नामक जो कर है विद्यार्थियों, भाग नामक जो कर है वो साधारण कर है, एक तरह का साधारण, साधारण राजस्व, भू राजस्व, साधारण भू राजस्व, यानी साधारण तौर पर जो राजस्व यानी कि किसी जमीन का जो टैक्स बनता था, जमीन के ऊपर फसल उग जाने के बाद, फसल का उत्पादन हो जाने के बाद, फसल की कटाई होने के बाद में जो उसका भू राजस्व निर्धारित होता था सामान्य रूप से, उसे कहा जाता था भाग, ठीक है। आगे देखिए भोग। भाग का मतलब है कि आप ऐसे याद कर लें इसको, भाग यानी कि साधारण भू राजस्व, यानी कि कोई जमीन है, जमीन के ऊपर खेतीबाड़ी होगी। अब खेतीबाड़ी होने के बाद में सरकार अपना क्या मांगती है, अपना हिस्सा मांगती है, अपना भाग मांगती है। और अपना भाग कितना हुआ करता था, 1/6 भी हो सकता था और 1/4 तक ये लिया करते थे। 1/4 तो बहुत हो गया, चौथा ही हो गया। यानी मान लीजिए कोई किसान है, इसकी जमीन है ये, तो इस जमीन को 4 हिस्सों में बांट देंगे और ये हिस्सा कौन लेगा, राजा लेगा, क्योंकि ये क्या कहलाएगा, 1/4 कहलाएगा। समझ गए। उसी तरह से अगर 1/6 की बात करते हैं तो किसान की जो पूरी भूमि है उसे 6 हिस्सों में बांट दिया जाएगा। ये देखिए ये 6 हिस्सों में बांट दिया और ये वाला जो हिस्सा है विद्यार्थियों, ये कौन लेगा, राजा लेगा। तो 1/6 तो कम है, 1/6 तो कम है, लेकिन 1/4 बहुत ज्यादा है। चौथा हिस्सा जो है वो कौन ले लेता है, राजा ले लेता है। तो समझ रहे हो इस चीज को। तो ये क्या है, इसे हम भाग बोलेंगे, यानी राजा ने अपना क्या ले लिया, हिस्सा ले लिया, अपना भाग ले लिया। इस तरह से आप इसको याद करेंगे। चलिए अगला देखिए भोग। भोग लगाते हैं अपन घर के अंदर, अपने देवी देवता होते हैं तो उनके अपन भोग लगाते हैं, है ना। साधारण तौर पर अभी नवरात्र चल रहे हैं तो नवरात्रा में अपन जो है माता जी के भोग लगाते हैं। कोई भी घर में भोजन बनता है तो वो चढ़ाते हैं, तो उसे हम भोग बोलते हैं। भोग का मतलब है कि राजा को प्रतिदिन जो दिया जाता है, राजा को प्रतिदिन जो टैक्स देते हैं या उपहार देते हैं, उसे भोग कहते हैं। आप इसे उपहार कह लीजिए कि राजा को प्रतिदिन दिया जाने वाला उपहार क्या कहलाएगा, भोग कहलाएगा। जिस तरह से हम भी अपने घर के अंदर अगर देवी देवता हैं या किसी मंदिर में जाते हैं तो मंदिर में भगवान के भोग लगाते हैं, तो वो भोग प्रतिदिन लगाया जाता है ना। घरों के अंदर जो देवताओं की पूजा करते हैं तो प्रतिदिन भोग लगाते हैं। जो भी आपके घर में मीठा बना है या फिर मान लीजिए कोई प्रसाद के रूप में मखाने वगैरह है, पतासे हैं, वो रोजाना चढ़ाते हो ना आप, तो वो भोग ही एक तरह का। तो भोग से आप ऐसे याद करेंगे कि राजा को प्रतिदिन दिए जाने वाले उपहार। क्या लिखेंगे आप इसको, राजा को प्रतिदिन। ऐसा नहीं एक दिन देख करके फ्री हो गए, नहीं, ये तो एक दिन देने वाला तो ये है, भाग है ना। फसल की कटाई हुई और पूरी फसल का मुआवजा जो फसल का मुआवना किया कि कितना बनता है और उतना राजा ने ले लिया, वो तो एक बार में देने का है। लेकिन भोग जो है वो प्रतिदिन है, राजा को प्रतिदिन
दिए जाने वाले, प्रतिदिन दिए जाने वाले उपहार। राजा को प्रतिदिन जो उपहार देंगे, गिफ्ट देंगे, उसको क्या कहेंगे? भोग कहेंगे। ठीक है, तो है तो ये गलत ही, बेचारे गरीब किसान कहाँ से उपहार लेके आए, कहाँ से गिफ्ट लेके आए? कोई बर्थडे थोड़ी ना है कि जो गिफ्ट ले आए, जो केक मिलेगा खाने के लिए। अब देखो, राजा को रोजाना जो है उपहार देते थे बेचारे गांव वाले गरीब लोग, क्या करे, देना ही पड़ता था, राजा का शासन था, राजतंत्र था। तो भोग समझ गए आप। चलिए, 4 कर हो गए हैं अपने। 5वां देखिए, भूतोपांत प्रत्यय। भूतोपांत प्रत्यय का मतलब है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप इंपॉर्टेंट कर लेना। ये इंपॉर्टेंट कर है, क्योंकि भूतोपांत प्रत्यय का मतलब है ऐसा टैक्स जो कि आयात निर्यात के ऊपर लिया जाता था। आयात निर्यात का मतलब है कि आयात यानी आना, आयात का मतलब है आना, यानी कि बाहर से अगर किसी दूसरे राज्य से आपके राज्य के अंदर अगर कोई सामान आया है, तो वो सामान आया है तो उस सामान के ऊपर आप क्या लोगे? टैक्स लोगे। जो माल आया है, जिसने भेजा है, उससे आप क्या प्राप्त करोगे? टैक्स प्राप्त करोगे। साथ ही अपने राज्य से भी जब आप बाहर किसी राज्य में सप्लाई कर रहे हैं, माल भेज रहे हैं, तो भेजते वक्त भी, निर्यात करते वक्त भी आपको क्या देना पड़ेगा? राजा को टैक्स देना पड़ेगा। उसे ही कहा जाता है भूतोपांत प्रत्यय, यानी कि आयात निर्यात पर लिया जाने वाला कर। लिखेंगे इसमें आयात, आयात निर्यात पर कर। ठीक है, आयात निर्यात समझ गए? आयात यानी आना, बाहर दूसरे राज्यों से माल आना, और निर्यात मतलब अपने राज्य से दूसरे राज्यों में माल को भेजना। तो इसके ऊपर जो टैक्स लेते थे उसको कहते थे भूतोपांत प्रत्यय। चलिए, अगला है देखो शुल्क। शुल्क, जैसा कि मैंने आपको बताया, एक अधिकारी पढ़ा था अपन ने, गुप्तकालीन प्रशासन के अंदर अपन 10-12 अधिकारी पढ़े थे, राजा के अधिकारी। उसके अंदर मैंने आपको एक शोल्किक लिखवाया था, शोल्किक। शोल्किक का मतलब है ऐसा व्यक्ति जो सीमा पर शुल्क लेता है। सीमा पर मान लीजिए कोई व्यक्ति आया है, सीमा से अगर कोई आ रहा है, कोई माल आ रहा है, तो वहां पर क्या ले रहा है? वो चुंगी ले रहा है, टैक्स ले रहा है, तो उसको बोलते हैं शुल्क। शुल्क नामक कर कहाँ लिया जाता था विद्यार्थियों? सीमा पर। सीमा पर, राज्य की जो सीमा है उसके अंदर अगर कोई प्रवेश करेगा तो उसको शुल्क देना पड़ेगा। तो सीमा पर लिया जाने वाला कर, सीमा पर लिए जाने वाला कर जो है विद्यार्थियों, उसे क्या कहते थे? शुल्क कहते थे। अब देखिए, एक टैक्स और मेरे को ध्यान में आ रहा है, जिसका नाम है बलि। एक कर है विद्यार्थियों जिसका नाम है बलि। बलि आपको नाम से मालूम चल गया होगा, बलि का मतलब क्या होता है? बलि का बकरा बनाना। कहते हैं ना, बलि का बकरा बनना, यानी कि बलि जो दी जाती है वो पशुओं की दी जाती है। और पशुओं की बलि जब विद्यार्थियों देते हैं, तो आपको पता है बहुत से जो देवता हैं, उन देवताओं के नाम से जो है मनुष्य अपनी अपने स्वार्थों को पूरा करने के लिए पशुओं की बलि देता है। हालांकि ये बहुत गलत चीज़ है, मैं इसके विरोध में हूँ। बलि जो है, बलि जैसा कुकृत्य जो है हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो पशु जो है वो भी सजीव है, उसमें भी जान है। इस तरह के कृत्य हमें नहीं करनी चाहिए, अपने स्वार्थ के लिए इस तरह के काम हमें नहीं करने चाहिए। ठीक है, तो बहुत से देवता हैं जिनके बलि का प्रावधान है, हालांकि बलि के ऊपर अब रोक लगा दी गई है, अब तो इतना बलि वाला नहीं है, लेकिन फिर भी जो है कहीं ना कहीं बलि हमें देखने को मिलती है। किसी न किसी देवता के नाम नहीं लूंगा मैं, लेकिन बलि जो है वो चढ़ाई जाती है। ठीक है, तो बलि का मतलब, बलि का मतलब क्या है? बलि का मतलब क्या होगा विद्यार्थियों? एक धार्मिक कर है ये। भाई, बलि का संबंध धर्म से ही तो है। बलि, जो पशु की बलि दी जा रही है, उसका संबंध कहीं ना कहीं पशु से है, और पशु से है तो इसका मतलब पशु देवता से जुड़ा हुआ है, तो धर्म से संबंधित है। तो आप इसको ऐसे याद रखेंगे कि बलि क्या है? बलि है धार्मिक कर। धार्मिक कर जो होता है विद्यार्थियों, धर्म के नाम पर जो कर लेती है सरकार, उसे कहते हैं बलि, उस टाइम में। चलिए, अगला देखिए, एक टैक्स और मेरे को याद आ रहा है बलि के बाद में। हाँ, बलि के बाद में विद्यार्थियों एक कर और मेरे को याद आ रहा है, अभी अभी जस्ट ही मेरे माइंड में आया। हाँ, बलि के बाद में है विद्यार्थियों विष्टि। विष्टि नामक कर है जो मेरे ध्यान में आया है, विष्टि। देखिए, विष्टि क्या होती है? विष्टि एक तरह से बेगार है, बेगार। बेगार कोई विष्टि कहते हैं। बेगार का मतलब है कि कोई पैसा आपको नहीं मिलेगा, उसके बदले में आपको काम करना पड़ेगा, उसको बोलते हैं विष्टि। ठीक है, विष्टि का मतलब वैसे बींट होता है। अगर संस्कृत भाषा की बात करें तो विष्टि का मतलब होता है बींट। बींट क्या है? बींट किसी भी पक्षी की पोटी है। कोई पक्षी ने पोटी कर दी तो उसको बींट बोलते हैं, बींट कर दी, कौवे ने बींट कर दी, चिड़िया ने बींट कर दी। तो बींट किसी काम की होती है क्या? कोई यूजलेस है, वो तो कोई काम की नहीं है। ये पशुओं के द्वारा, पक्षियों के द्वारा जो पोटी की जाती है वो वैसे तो यूजलेस ही है। हालांकि काम में लेते हैं, खाद बनती है, लेकिन फिर भी आप माइंड में ऐसा रखें कि भाई वो वेस्टेज है, कोई काम की नहीं है वो चीज़। तो यहाँ भी देखिए, इस टैक्स का नाम क्या है? बेगार है, यानी कि आपको बेगार करना पड़ेगा। विष्टि का मतलब है बेगार, यानी आपको बिना कुछ पैसे मिले आपको काम करना पड़ेगा राजा के
जो महल है उसके अंदर कोई भी काम आपको दिया जा सकता है, उसको बोलते हैं बेगार या उसको विष्टि बोलते हैं। ठीक है, तो ये विद्यार्थियों उस टाइम के कर हैं, टैक्स हैं जो लोगों को देने पड़ते थे गुप्तकालीन अर्थव्यवस्था के अंतर्गत। गुप्तकालीन अर्थव्यवस्था में विद्यार्थियों बात करें मुख्य रूप से तो कृषि और पशुपालन, इनकी जो अर्थव्यवस्था का जो मुख्य आधार था वो कृषि और पशुपालन था। तो ये भी आप लिखेंगे नोट लगा के। अर्थव्यवस्था का आधार क्या था इनका? देखिए, अर्थव्यवस्था का आधार इनका जो है वो विद्यार्थियों कृषि था और पशुपालन था। यानी कि कृषि करते थे, ये खेतीबाड़ी किया करते थे और साथ में पशु भी पालते थे। एक चीनी यात्री है इत्सिंग, चीनी यात्री है विद्यार्थियों जिसका नाम है इत्सिंग, और इत्सिंग ने जो है ये बताया है कि यहाँ के लोग जो है गुप्त वंश के जो लोग हैं गुप्त काल के, ये जौ और चावल की खेती करते थे। तो ऐसी बात उसने लिखी है, तो ये भी आप नोट लगा के लिख लेना कि चीनी यात्री इत्सिंग के अनुसार इत्सिंग ने जौ जौ व चावल की खेती की बात कही है। इत्सिंग ने जो है जौ व चावल की खेती की बात कही है। ठीक है, तो इत्सिंग ने जो है विद्यार्थियों जौ और चावल की खेती की बात कही है। लिख लीजिए आप इसको, नहीं लिखा है तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं साइड में हो जाता हूँ, आप आराम से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको लिखना है तो लिख लीजिए। हाँ, लिख लिया। चलिए, अब जो है एक दो बातें और है जो लिख लेते हैं अपन, इसको मैं मिटा देता हूँ। गुप्तकालीन अर्थव्यवस्था पढ़ रहे हैं अपन, और गुप्तकालीन अर्थव्यवस्था के अंतर्गत एक दो चीजें और है अर्थव्यवस्था से संबंधित, वो और कर लेते हैं अपन, फिर आगे चलते हैं। हाँ जी, गुप्तकालीन अर्थव्यवस्था से संबंधित विद्यार्थियों अपन बात करें आगे अपन, तो गुप्तकालीन अर्थव्यवस्था में देखिए जो सिंचाई का जो यंत्र था उसके बारे में बात कर लेते हैं विद्यार्थियों की। सिंचाई जो है, फसलों को सिंचाई जो है, सिंचाई यंत्र के अंदर रहट का प्रयोग होता था। रहट कह दो, चाहे आप इसको घंटी यंत्र कह दो, रहट का प्रयोग होता था, रहट का प्रयोग करते थे। ठीक है विद्यार्थियों, सिंचाई के लिए जो है ये लोग किसका प्रयोग करते थे? रहट का प्रयोग करते थे। रहट क्या है कि एक तरह का यंत्र होता है, एक तरह का कुएं के ऊपर लगने वाला यंत्र होता है। जैसे मान लीजिए ये कुआं है, ये मान लीजिए कुआं है, ठीक है, ये मान लीजिए कुआं है, और इस कुएं के ऊपर यहाँ पर क्या होता है विद्यार्थियों, इस जगह पर जो है इस यंत्र को लगाते हैं, गोल चक्कर जैसा होता है इस तरह से, और इस चक्कर के यहाँ पर क्या है कि कुछ ऐसे बर्तन से लगे हुए होते हैं इस तरह से, मतलब आप बाल्टी कह सकते हो इस तरह से, इस तरह बाल्टियाँ सी होती है बहुत सारी, इस तरह ऐसे बाल्टियाँ सी होती है। ये जो यंत्र होता है ये गोल गोल घूमता है, चक्कर के रूप में होता है विद्यार्थियों, ये गोल गोल घूमता है, और यहाँ पर एक कुंडी बनाई हुई होती है, और इस कुंडी से पाइप होता है जो कि आगे खेतों में जाता है। ठीक है, इस कुंडी के अंदर पानी आकर के गिरता है, यानी कि ये जो यंत्र होता है ये गोल गोल घूमता है, ऐसे इस डायरेक्शन के अंदर घूमता है गोल गोल, इस तरह से जो है गोल गोल घूमता रहता है, और गोल गोल घूमता है जब ये जो बर्तन लगे हुए होते हैं पानी के, इनमें जो है पानी भरता है, भर कर के ऊपर आता है, ऊपर आकर के और यहाँ पर टेढ़े हो जाते हैं ये, और इनमें से फिर पानी गिर जाता है, फिर नीचे जाते हैं, ये भर कर के लाते हैं और फिर ऐसे पानी गिराते हैं। तो इस तरह से घूम घूम करके जो है पानी जो है निकालता है, और निकाल करके इस हौद में या इस कुंड में भरता है, और यहाँ से फिर फसलों को जो है पानी चला जाता है। तो इस तरह से ये घंटी यंत्र है जिसे कि रहट भी कहा जाता है। तो इसका उपयोग जो है उस समय सिंचाई के लिए किया जाता था। चलिए आगे बात करते हैं विद्यार्थियों। आगे जो है विद्यार्थियों भूमि के माप की बात करते हैं कि भूमि का माप जो है वो किस प्रकार होता था। भूमि के माप की बात करते हैं, भूमि का माप यानी भूमि को मापते कैसे थे। तो भूमि माप के पैमाने उस वक्त थे विद्यार्थियों, जो भूमि माप के पैमाने थे उनके नाम हैं वो अपने को याद रखने हैं, और उनके नाम हैं कुल्यवाप, फिर है द्रोणवाप, और ये है विद्यार्थियों आढ़वाप। इस तरह से ये भूमि नाप के पैमाने हैं। जैसे अभी अपन बात करते हैं मीटर की बात करते हैं, किलोमीटर की बात करते हैं, सेंटीमीटर इंच की बात करते हैं, इसी तरह से उस समय भूमि को जब मापते थे तो इस तरह से मापते थे। अभी जैसे हेक्टेयर में बात करते हैं, इतने हेक्टेयर भूमि है ना, इस तरह से। तो उस समय जो है भूमि माप के जो पैमाने थे वो ये थे कुल्यवाप, द्रोणवाप और आढ़वाप।
ये भूमि माप के जो है पैमाने हुआ करते थे। ठीक है, तो ये जो है अपन ने गुप्तकालीन अर्थव्यवस्था के अंतर्गत जो टैक्स जो दिया करते थे और जो सिंचाई और आपके जो राजस्व की बात अपन ने कर ली, साथ ही अपने जो है इनकी खेती-बाड़ी से संबंधित भी अपन ने जो है ये किस तरह से खेती-बाड़ी करते थे, पशुपालन, उन सब की अपन ने बात कर ली है। अब जो है विद्यार्थियों, गुप्तकालीन अर्थव्यवस्था के अंतर्गत जो है हम विभिन्न प्रकार के टैक्स की हमने बात कर ली है और अब जो है हम आगे चलते हैं। हाँ विद्यार्थियों, अब जो है अपन भूमि के प्रकारों की बात कर लेते हैं कि उस समय में भूमि के प्रकार कितने तरह के थे और भूमि किस किस प्रकार की हुआ करती थी। इसको मिटा रहा हूं मैं, लिख लिया होगा आपने। गुप्तकालीन अर्थव्यवस्था के अंतर्गत जो है अपन बात कर रहे हैं भूमि के प्रकारों की। भूमि के प्रकार, देखिए भूमि जो थी विद्यार्थियों दो प्रकार की हुआ करती थी। गुप्त काल के अंदर भूमि दो प्रकार की थी, जिसमें एक प्रकार जो था वो था देवमात्रिक और दूसरा था विद्यार्थियों अदेव मात्रिक। अदेव मात्रिक दो प्रकार की भूमि थी। पेन थोड़ा फीका चल रहा है, मैं चेंज कर लेता हूँ। हाँ, ये ठीक चलना चाहिए, इंक है शायद इसमें। हाँ, भूमि के प्रकारों की बात कर रहे हैं। भूमि दो प्रकार की थी विद्यार्थियों, देवमात्रिक और अदेवमात्रिक। देखिए देवमात्रिक भूमि किसे कहते थे? देवमात्रिक भूमि ऐसी भूमि थी जिसके ऊपर देवताओं की कृपा थी, जैसा कि नाम से ही मालूम चल रहा है, यानी ऐसी भूमि जिसके ऊपर देवताओं की कृपा थी, यानी कि वर्षा हुआ करती थी। तो इसको लिखेंगे देवताओं की कृपा वाली, लिखेंगे साथ साथ में आप देवताओं की कृपा, अर्थात वर्षा होती थी। वर्षा होती थी यानी ऐसी जमीन है जहां पर वर्षा हुआ करती थी, यानी कि देवताओं की क्या मानी जाती थी? कृपा मानी जाती थी। दूसरी तरफ अदेवमात्रिक जो भूमि थी, अदेवमात्रिक का मतलब है विद्यार्थियों कि जहां पर देवताओं की कृपा नहीं थी। देवताओं की कृपा नहीं थी इसका मतलब ऐसी भूमि जो बंजर थी, बंजर थी, बंजर भूमि। इसमें आप लिखेंगे बंजर भूमि थी, बंजर भूमि थी, उर्वर नहीं थी, उर्वर नहीं थी। तो इस प्रकार की जो भूमि विद्यार्थियों वो कहलाती थी अदेवमात्रिक। ठीक है, ये दो प्रकार मिलते हैं अपने को भूमि के। अब अपन और भूमि के जो प्रकार है उनकी बात कर लेते हैं। भूमि के प्रकारों में बात कर लेते हैं विद्यार्थियों। मुख्य रूप से देवमात्रिक अदेवमात्रिक थी। थोड़ा सा पेन जो है फीका चल रहा है, मैं इसमें थोड़ा इंक डाल लेता हूँ। हाँ जी विद्यार्थियों, इंक भर ली है। देखिए भूमि के प्रकारों की बात करते हैं। भूमि के प्रकारों के अंदर सबसे पहला जो प्रकार है, हालांकि हम देवमात्रक और अदेवमात्रक दो प्रकार की भूमि पढ़ चुके हैं, अब अपन आगे पढ़ते हैं। आगे देखिए विद्यार्थियों, भूमि का प्रकार है उर्वरा, उर्वरा भूमि है विद्यार्थियों। उसके बाद हम पढ़ेंगे ऊसर, ऊसर भूमि का प्रकार पढ़ेंगे। ऊसर भूमि के बाद में विद्यार्थियों हम पढ़ेंगे सद्वल, सद्वल प्रकार की भूमि पढ़ेंगे। सद्वल के बाद में हम विद्यार्थियों जो है हम पढ़ेंगे सद्वल के बाद में सरकरा, सरकरा जो कि एक भूमि का प्रकार है, ये अपन पढ़ेंगे। उसके बाद विद्यार्थियों भूमि का प्रकार है खिल, खिल पढ़ेंगे। उसके अलावा जो है विद्यार्थियों एक भूमि का प्रकार है अप्रहत, अप्रहत प्रकार की भूमि हम पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए एक एक करके बात करते हैं अपन। सबसे पहले देखिए बात करते हैं उर्वरा। उर्वरा का मतलब नाम से मालूम चल रहा है ऐसी भूमि जिसमें उर्वरा शक्ति हो, जहां पर दोनों फसलें आराम से ली जाती हो, उस भूमि को उर्वरा भूमि कहते हैं। यानी ऐसी भूमि जिस पर फसल पैदा होती है, फसल उत्पन्न होने वाली उपजाऊ भूमि। कैसी भूमि है? उपजाऊ भूमि है। ठीक है, फसल पैदा होने वाली उपजाऊ भूमि है जिसे कहा जाता था उर्वरा भूमि। आगे देखिए ऊसर भूमि। ऊसर भूमि विद्यार्थियों ऐसी भूमि है जहां पर फसल जो है उत्पन्न नहीं हुआ करती थी, फसल उत्पन्न नहीं, इसे बंजर भूमि अपन कह सकते हैं। बंजर भूमि, बंजर भूमि आप इसको कह सकते हो ऊसर भूमि, यानी जहां पर फसल पैदा नहीं हो सकती। आगे बात करते हैं विद्यार्थियों सद्वल भूमि। सद्वल भूमि का मतलब है कि ऐसी भूमि, ऐसी जमीन जिसके ऊपर घास वगैरह, घास वगैरह हुआ करती थी, घास, घास फूस, यानी कि पशुचारण, पशुचारण हेतु भूमि, यानी कि जहां पर घास फूस हुआ करती थी और उस घास फूस से जो है पशु
पशु जो है पूरे साल भर अपना पेट भरते थे, उस भूमि को विद्यार्थियों सदवल कहा जाता था। वर्तमान में बात करें तो हम इसको ओरण कह सकते हैं। जो ओरण क्षेत्र होता है, देवी देवता के मंदिर के आसपास का जो एरिया होता है, उसे ओरण कहते हैं। और उस क्षेत्र के अंदर जो है कटाई जो है मना होती है, वो प्रतिबंधित क्षेत्र होता है। वहाँ पर कोई व्यक्ति किसी प्रकार का व्यवसाय वगैरह नहीं लगा सकता है, कोई उद्योग नहीं लगा सकता है, किसी प्रकार का कब्जा नहीं कर सकता है, क्योंकि वो ओरण क्षेत्र होता है, वो उस देवता संबंधित होता है। वहाँ पर केवल और केवल पशु जो है वो चर सकते हैं, तो उसे ओरण कहते हैं। उस समय में क्या कहते थे? सदवल कहते थे उसे। आगे बात करते हैं विद्यार्थियों सरकरा। सरकरा का मतलब है ऐसी भूमि जो कंकरीली हो। सरकरा मतलब कंकरीली, कंकर पत्थर वाली भूमि, कंकर पत्थर वाली भूमि। कंकर पत्थर वाली जो भूमि है विद्यार्थियों, उस भूमि को सरकरा भूमि कहा जाता था। देखिए सरकरा नाम से मालूम चल रहा है शक्कर, सरकरा मतलब चीनी। चीनी, और चीनी कैसी होती है? चीनी के ऐसे क्रिस्टल होते हैं, छोटे 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 टुकड़े होते हैं, तो कंकर जैसे लगते हैं ना, ये कंकर जैसे छोटे छोटे कंकर जैसे, जैसे कोई छोटे छोटे बारीक बारीक कंकर हो। तो आप ऐसे याद रख लेना, सरकरा का मतलब है कंकरीली या पथरीली भूमि, यानी कंकर जैसे छोटे छोटे दाने जहाँ पर हो, यानी कि जमीन के अंदर पत्थर हो, कंकर हो, उसे क्या कहेंगे? सरकरा कहेंगे। यानी मिट्टी के अंदर कंकर मिले हुए हो, जहाँ पर उपजाऊ भूमि नहीं हो सकती है, जहाँ पर पेड़ पौधे बड़ी मुश्किल से उगते हैं, इसीलिए इस भूमि को क्या कहा जाता है? सरकरा भूमि कहा जाता है। आगे बात करते हैं विद्यार्थियों खिल भूमि। खिल भूमि मतलब ऐसी भूमि जिसको अभी तक जोता नहीं गया हो, जोती नहीं गई हो, यानी कि ऐसी भूमि जिसको अभी तक जोता नहीं गया हो, उसके ऊपर फसल नहीं ली गई हो, ऐसी भूमि को क्या कहते हैं? खिल कहते हैं विद्यार्थियों। उसके बाद बात करते हैं विद्यार्थियों अपरहत। अपरहत का मतलब है कि ऐसी भूमि जिसे हम जंगली भूमि कह सकते हैं। अपरहत का मतलब है जंगली भूमि। जंगली भूमि जो होती है विद्यार्थियों, उस भूमि को हम अपरहत भूमि कहते हैं। अब मेरे को एक और याद आ रही है, सिल। देखिए नाम से मालूम चल रहा है सिल, सिल का मतलब है पत्थर, यानी कि ऐसी भूमि जो चट्टानी हो। चट्टानी भूमि का मतलब है कि जमीन में रेत नहीं है, चट्टान है। जमीन खोदी तो अंदर से चट्टान निकली, पत्थर निकले, बड़े बड़े भाटे निकल रहे हैं, तो वो क्या कहलाएगी? सिल कहलाएगी, यानी कि पथरीली भूमि। पथरीली आप लिख सकते हो, आप इसको चट्टानी भी लिख सकते हो, पथरीली या चट्टानी भूमि। पथरीली या चट्टानी भूमि जो होती है विद्यार्थियों, पथरीली रह है, ये ध्यान रखना आप। पथरीली, पथरीली या चट्टानी भूमि जो होती है, उसे विद्यार्थियों क्या कहा जाता है? उसे आपके सिल कहा जाता है। ठीक है, एक आप लिखिए विद्यार्थियों, एक और लिख लीजिए वास्तु। वास्तु, देखिए वास्तु क्या है? वास्तु का मतलब है वास करने योग्य। कहते हैं ना वास्तु शास्त्र देखना पड़ेगा, मकान बनाया है तो पहले वास्तु शास्त्री को दिखाना पड़ेगा कि भाई कहाँ क्या बनाए। तो वास्तु का मतलब होता है वास करना, वास करने योग्य भूमि। थोड़ा नीचे देखिए, मेरे से लिखा नहीं जाता, तो आप, मैं बोल रहा हूँ, बोल करके आप इसको लिख लें, वास करने योग्य भूमि। दोबारा लिख देता हूँ, आराम से लिख देता हूँ, ऐसी क्या जल्दी है, क्या जल्दबाजी है भाई, आराम से लिख लेते हैं। वास्तु का मतलब होता है वास करने योग्य, वास करने योग्य भूमि, यानी ऐसी भूमि जिसके ऊपर रह सकते हैं, जहाँ पर मकान बनाकर रह सकते हैं, उस भूमि को क्या कहते हैं? वास्तु भूमि कहा जाता है। ठीक है विद्यार्थियों, अब एक प्रकार की और भूमि है जिसका और पढ़ लेते हैं, और 9वें प्रकार की जो भूमि है विद्यार्थियों, वो है पंकिल। देखिए पंकिल का मतलब क्या है? पंकिल पंख से बना है, पंख, और पंख का मतलब क्या होता है? कीचड़ होता है, कीचड़। पंख, पंख शब्द जो है विद्यार्थियों, उसी से पंकज बना है। पंकज, पंकज आपको पता है किसे कहते हैं? कमल को कहते हैं। कमल का जो है पर्यायवाची शब्द है पंकज, यानी कमल जो है कीचड़ में खिलता है, कीचड़ में जन्म लेने वाला। पंक प्लस जय, पंकज जो शब्द है विद्यार्थियों, वो पंक प्लस जय से बना है। पंख का मतलब होता है कीचड़, और जय का मतलब होता है जन्म लेने वाला, यानी कीचड़ में जन्म लेने वाला। तो कीचड़ में जन्म किसका होता है? पंकज, यानी कमल का जन्म जो है वो कीचड़ में होता है। अब किसी का नाम पंकज है तो बुरा मत मान जाना भाई, ठीक है। पंकज शब्द जो है वो पर्यायवाची है किसका? कमल का पर्यायवाची है, और कमल जो है कीचड़ में ही पैदा होता है। तो पंकज, ये जो पंकिल शब्द है वो पंख से बना है, और पंख का मतलब होता है कीचड़, समझ गए? हाँ, तो पंकिल भूमि कैसी भूमि होगी? कीचड़ वाली भूमि, कीचड़ वाली, या फिर आप इसको दलदली कह सकते हो। कीचड़ वाली या दलदली जो भूमि है ना, जिसमें कुछ ना तो कोई रह सकता है, ना वहां पर कुछ भी उग सकता है, तो ऐसी भूमि को क्या कहते हैं? ऐसी भूमि को पंकिल भूमि कहा जाता है। ठीक है, चलिए, तो ये जो है विद्यार्थियों गुप्तकालीन अर्थव्यवस्था के अंदर अपन ने भूमि के प्रकार जो है वो भी जान लिए।
हाँ जी विद्यार्थियों, लिख लिया आपने, इसे मिटा दें। चलिए, गुप्तकालीन अर्थव्यवस्था के अंतर्गत जो कृषि से संबंधित बातें थी वो अपन ने जान ली, भूमि से संबंधित जो बातें थी वो भी अपन ने जान ली है। और अब जो है अपन व्यापार वाणिज्य की बात कर लेते हैं। यानी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत कृषि पशुपालन की बात अपनी हो गई है, राजस्व की बात हो गई है। अब अपन जो कि अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है उद्योग या व्यवसाय, उसकी अपन बात कर लेते हैं। तो इसमें आप लिखेंगे गुप्तकालीन गुप्तकालीन व्यापार, व्यापार या फिर वाणिज्य। गुप्तकाल में देखो विद्यार्थियों, व्यापार वाणिज्य की बात करें तो व्यापार वाणिज्य जो है वो कैसी स्थिति में था? उन्नत स्थिति में था, उन्नत स्थिति में था। व्यापार वाणिज्य जो है विद्यार्थियों वो उन्नत स्थिति में था, एक अच्छी स्थिति में था व्यापार और वाणिज्य। ठीक है, व्यापारियों के समूह की बात कर लेते हैं विद्यार्थियों, कि व्यापारियों के प्रकारों की बात कर लेते हैं। व्यापारियों के प्रकार, व्यापारियों के प्रकारों की बात कर लेते हैं कि व्यापारी जो है विद्यार्थियों कितने प्रकार के थे। तो व्यापारियों के संघों की बात कर लेते हैं। आपको जैसा कि पता है कि उस समय जो है यातायात के किसी प्रकार के साधन नहीं थे, और यातायात के साधन नहीं थे तो व्यापारी का जो समूह होता था वो समूह में ही एक जगह से दूसरी जगह पर जाया करते थे, ताकि कोई चोरी डकैती ना हो। ग्रुप में रहेंगे तो एक संगठन रहेगा तो कोई चोरी डकैती या कोई लूटमार उनकी नहीं हो पाएगी, इसलिए वो ग्रुप में रहा करते थे। और ग्रुप में रहकर एक जगह से दूसरी जगह पर पैदल यात्रा करते थे। उस समय कोई आपके गाड़ियाँ तो थी नहीं, यही गधे, घोड़े, हाथी, खच्चर यही हुआ करते थे। तो इनके माध्यम से ही जो है व्यापारी एक देश से दूसरे देश में यात्रा करते थे और अपना सामान जो है वो लेके जाते थे। तो व्यापारियों के प्रकारों की बात कर लेते हैं। व्यापारियों के कुछ संघ थे विद्यार्थियों, उन संघों की बात कर लेते हैं और वही अपने महत्वपूर्ण हैं। व्यापारियों के संघों की बात करें तो सबसे पहला जो है विद्यार्थियों, व्यापारियों के संघ जो है उसे कहते थे श्रेणी। व्यापारियों का जो संघ था विद्यार्थियों वो कहलाता था श्रेणी। श्रेणी के अंदर क्या था? श्रेणी के अंदर जो है विद्यार्थियों एक ही व्यापार करने वाले व्यापारी हुआ करते थे, यानी कि एक ही प्रकार का व्यापार जो कर रहे हैं बहुत सारे व्यापारी वो हुआ करते थे। उनका संघ जो है वो कहलाता था श्रेणी। और इस श्रेणी का जो प्रधान अधिकारी था, यानी कि पूरा ग्रुप है, पूरा समूह है, तो उसका कोई एक प्रधान भी तो होगा, एक जिम्मेदार व्यक्ति भी तो होगा जो उस पूरे ग्रुप को संभालेगा, तो उसको कहा जाता था श्रेष्ठिन। जो इस श्रेणी का प्रधान था उसे कहते थे श्रेष्ठिन। और जो व्यापारियों के इस संघ के अंतर्गत सबसे आगे चलता था, यानी कि सारे व्यापारी चल रहे हैं, पूरा का पूरा काफिला है व्यापारियों का, और उस काफिले में जो सबसे आगे व्यक्ति चलता था व्यापारियों में वो कहलाता था सार्थवाह। ठीक है, लिखते हैं अपन इस चीजों को। देखिए, श्रेणी एक ही प्रकार के एक ही प्रकार के एक ही प्रकार के व्यापार करने वाले एक ही प्रकार के व्यापार करने वाले व्यापारियों का समूह, एक ही प्रकार के व्यापार करने वाले व्यापारियों का समूह जो है वो कहलाता था विद्यार्थियों श्रेणी कहलाता था। श्रेणी का जो प्रधान था, श्रेणी का प्रधान जो था विद्यार्थियों, जो प्रधान व्यापारी हुआ करता था उसे हम कहते थे श्रेष्ठिन। उसे जो है श्रेष्ठिन कहा जाता था, श्रेष्ठिन कहा जाता था। श्रेणी का जो प्रधान व्यापारी था उसे श्रेष्ठिन कहते थे। और नोट लगा के लिखेंगे, जो व्यापारियों के समूह में सबसे आगे चलता था उसे क्या कहा जाता था? सार्थवाह कहा जाता था। संघ में सबसे आगे चलने वाला व्यापारी क्या कहलाता था? सार्थवाह। सार्थ मतलब सभी को साथ लेकर चलता था, और उसकी क्या होती थी? वाह वाह होती थी। वाह 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 वाह, क्या बात है, आगे आगे चल रहा है, बाकी सब पीछे पीछे चल रहे हैं उसके। तो सभी को साथ में लेके चलता था और उसकी क्या होती थी? वाह वाह होती थी, सभी के द्वारा वाह वाह की जाती थी। इसीलिए इसका नाम क्या था? सार्थवाह था। ऐसे याद रखना आप इसको कि संघ में सबसे आगे चलने वाला व्यापारी कौन था? सार्थवाह, वाह वाह होती थी। चलिए, और श्रेणी का प्रधान श्रेष्ठिन आप इसको सेठ भी कह सकते हो। तो व्यापारी जो थे वो सेठ ही तो थे एक तरह से। भाई, श्रेष्ठिन जो है वो संस्कृत का शब्द है, अगर आप हिंदी में इसको कन्वर्ट करेंगे तो इसका जो अर्थ होगा वो सेठ ही होगा। तत्सम शब्द है श्रेष्ठिन, तद्भव क्या है? सेठ है। तो सेठ ही है ये, व्यापारी सारे सेठ ही होते हैं। सेठा सेठ ही है। ठीक है, चलिए, तो ये चीज याद होगी आपको। श्रेणी एक ही प्रकार के व्यापार करने वाले व्यापारियों का समूह श्रेणी कहलाता था। श्रेणी का जो प्रधान व्यापारी हुआ करता था उसे कहते थे श्रेष्ठिन, सेठ कह सकते हो आप।
और संघ में जो सबसे आगे चलने वाला व्यापारी था, जो सबको राह दिखाता था, सबको रास्ता दिखाता था, उसे क्या कहा जाता था? उसे कहा जाता था सारथवा। चलिए, पहला प्रकार का संघ हो गया है। दूसरे प्रकार का लिखते हैं, लिख लीजिए, आप नहीं लिखा है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि मैं ऊपर लिखूंगा, मेरे नीचे लिखने में दिक्कत होती है, तो मैं इसको मिलाऊंगा। हाँ, एक नंबर का व्यापारी जो समूह था विद्यार्थियों, उसकी अपन ने बात कर ली है। अब जो है 2 नंबर का अपना जो समूह है उसकी बात कर रहे हैं, व्यापारियों के 2 नंबर समूह की, और उसका नाम है विद्यार्थियों पूग। देखिए, पूग का मतलब क्या है? श्रेणी के अंदर एक ही व्यापार को करने वाले व्यापारी हुआ करते थे। पूग में क्या है? अलग अलग व्यापार करने वाले व्यापारी होते हैं, बस इतना ही फर्क है। पूग में क्या होता है? अलग अलग व्यापार करने वाले व्यापारी, अलग अलग व्यापार करने वाले व्यापारियों का समूह। ठीक है, ये दोनों में डिफरेंस है, फर्क है कि भाई श्रेणी जो है उसमें तो एक ही व्यापार करने वाले व्यापारी होते हैं, लेकिन पूग के अंदर जो है अलग अलग व्यापार करने वाले व्यापारियों का समूह होता है, पूरा ग्रुप होता है, उसको क्या बोलते हैं? पूग बोलते हैं। तीसरा जान लेते हैं अपन, कुल। देखिए, कुल, कुल आपको पता है, एक परिवार का जो समूह होता है उसमें उसको कुल कह सकते हो आप, यानी कि एक परिवार का समूह है, एक परिवार, इसमें आप लिखेंगे एक परिवार का समूह जो अलग अलग व्यापार करते थे, जो अलग अलग व्यापार करते थे। यानी परिवार तो एक ही है, एक ही परिवार का समूह है, बहुत सारे लोग हैं उसके अंदर, उसको कुल बोलते हैं। अपन अपन कहते हैं ना, कुल की देवी है। कुल का देवी का मतलब कि एक परिवार है, बड़ा सारा परिवार है, और उस परिवार के बहुत सारे सदस्य हैं। तो वो पूरा क्या कहलाएगा? कुल कहलाएगा। हाँ, रघुकुल नाम आता है ना, देखो, रघुकुल, रघु का कुल, यानी कि भगवान राम का कुल। भगवान राम जो कि सूर्यवंशी थे, रघु का अर्थ भी क्या होता है? सूर्य होता है। तो सूर्य का कुल, ऐसा कुल जो सूर्यवंशियों का है, तो वो है रघुकुल, भगवान राम का कुल। तो रघुकुल यानी कि एक ही परिवार का समूह होता है, एक ही परिवार के समूह होता है, पूरे सारे व्यापारी होते हैं, और उन व्यापारियों का अलग अलग व्यापार होता है। ये इंपॉर्टेंट बात है, व्यापार वो अलग अलग करते हैं, लेकिन रहते एक ही समूह के अंदर है, एक ही परिवार के सदस्य होते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? कुल कहते हैं। चलिए, ये तीसरे प्रकार का समूह था व्यापारियों का। चौथे प्रकार की बात करते हैं विद्यार्थियों, और चौथा है निगम। चौथा है विद्यार्थियों निगम। निगम हमें पता है, निगम का मतलब होता है एक ऐसी संस्था जो व्यापारियों को रजिस्ट्रेशन करती थी, व्यापारियों के संघों का रजिस्ट्रेशन करती थी, यानी कि एक तरह से पंजीकरण करना आप हिंदी में कह सकते हो। आप जब कोई फॉर्म भरते हैं तो पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। आपने कोई फॉर्म भरा है, मान लीजिए आप किसी प्रतियोगी परीक्षा का फॉर्म भरते हैं, तो पहले आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। आपने ABCID बनाई है ना, आप BA फर्स्ट ईयर में फर्स्ट सेमेस्टर के लिए जब आपने फॉर्म फिल किए थे, तो आपने ABCID बनाई थी ना, तो ABCID क्या, एक तरह का रजिस्ट्रेशन है आपका, आपका एक तरह का रजिस्ट्रेशन है, उसके बाद आपका फॉर्म फिल हुआ था। तो ये क्या है, यहाँ निगम में क्या होता है? निगम के अंदर भी एक तरह से रजिस्ट्रेशन होता है, किसका? विभिन्न संघ, व्यापारियों के जो संघ है, विभिन्न जो समूह है, उनका रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। आप कोई दुकान खोलते हैं तो उसका भी आपको पहले सरकार से रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। आप कोई बिजनेस चालू करते हैं तो आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। समझ गए आप रजिस्ट्रेशन का मतलब? तो विभिन्न जो व्यापारी समूह हैं उनको पहले अपना रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता था, और वो रजिस्ट्रेशन वाली जो संस्था थी उसी को क्या कहते थे? निगम कहते थे। ठीक है, तो क्या लिखेंगे इसमें? व्यापारी संस्थाओं को, व्यापारी संघों को, व्यापारी संघों को पंजीकृत, व्यापारी संघों को पंजीकृत करने वाली संस्था, व्यापारी संघों को पंजीकृत करने वाली जो संस्था है उसे क्या कहते थे? हम निगम कहते थे। ठीक है, ठीक है विद्यार्थियों, तो ये गुप्तकालीन अर्थव्यवस्था की बात कर रहे हैं। समाज की बात अपने अगले वीडियो में करेंगे, गुप्तकालीन समाज की, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। इतना लंबा वीडियो आप देखते हो तो आप भी थोड़े बोर हो जाते हो, तो वीडियो को यहीं रोकेंगे। अपन गुप्तकालीन समाज की जो है अगले वीडियो में बात करेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।